हम उपस्थित हैं अपने विशेष पॉडकास्ट द सेकंड ओपिनियन को लेकर। आज हम एक बहुत जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं और आपको पता है कि पर्यावरण का मुद्दा, प्रदूषण का मुद्दा, जलवायु संकट का मुद्दा आज न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में कितना महत्वपूर्ण हो गया है। अभी देखिए, दिल्ली में सर्दियों की आहट तक नहीं सुनाई पड़ रही है। सर्दियां अभी शुरू नहीं हुई हैं, लेकिन सर्दियों के मौसम में जो आफत आती है प्रदूषण की वजह से, उसकी आहट सुनाई देने लगी है। तो मतलब बहुत साफ है कि आने वाले वर्षों में, आने वाले दिनों में यह बड़ा जरूरी है कि इस संकट से निपटने की तैयारी हम करें, और उसकी तैयारी हो भी रही है सरकार के स्तर पर भी और जो प्राइवेट सेक्टर है उसके स्तर पर भी। और उसी सिलसिले में अब यह तैयारी है कि हमारी सड़कों पर जो डीजल, पेट्रोल आदि से चलने वाली गाड़ियां हैं, उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल से बदला जाए। अब आने वाले समय में हमारी सड़कों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चले, बैटरी से चलने वाली गाड़ियां चलें, जिससे कम से कम पोल्यूशन हो, जिससे जो जलवायु संकट पैदा हो रहा है, पर्यावरण पर जो हमारा संकट है, उससे, उस खतरे से निपटा जा सके। तो इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं कबीर संजय, दैनिक हिंदुस्तान के वरिष्ठ संवाददाता है, पर्यावरण में बहुत रुचि रखते हैं, विशेष रुचि है इनकी, कई किताबें इन्होंने लिखी हैं। और हमारी बातचीत का जो एक सब्जेक्ट है, हम एक विशेष रिपोर्ट पर बात कर रहे हैं। यह रिपोर्ट भारत गेन ने तैयार की है और इसका सब्जेक्ट है असेसिंग गैप्स इन इंडियाज इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी रिसाइकलिंग इकोसिस्टम। संजय जी, सबसे पहले हम आपसे जो जलवायु संकट है, जो पर्यावरण को लेकर समस्या है, जो प्रदूषण की स्थिति है पूरी दुनिया में, देश में भी, उस पर कुछ जानकारी चाहते हैं। अजय जी, देखिए, जब भी जो इन्वायरमेंट की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो मैं अपने से बात शुरू करता हूँ। मैं खुद एक ऐसे शहर में रहता हूँ जहाँ पे पूरा का पूरा साल बीत जाता है और जो गुड एयर क्वालिटी के डेज़ हैं, वो एक भी दिन ऐसा नहीं होता जब गुड एयर क्वालिटी हो। CPCB के जो नॉर्म्स हैं वो बताते हैं कि जब वायु गुणवत्ता सूचकांक वो 50 से नीचे है, तब उसको जो है सबसे अच्छा जो श्रेणी होती है, जिसको गुड कैटेगरी के डेज में रखा जाता है, वो उस तो अभी जैसे इस साल अभी तक हम अक्टूबर के महीने में चल रहे हैं और ये 10वां महीना है साल का, और एक भी दिन ऐसा नहीं रहा है जब एयर क्वालिटी वो 50 से नीचे आई हो। हम पूरा का पूरा साल ऐसे बीत जाता है जब हमें सांस तक एक बेहतर स्वास्थ्य, एक ऐसी अच्छी हवा जो है उपलब्ध नहीं होती है, और जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वो हमें तमाम तरीके की बीमारियां, इस पर बहुत सारी रिसर्च है और गाहे बगाहे इसमें लगातार न्यूज़ भी छपती है, तो मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाऊंगा। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं खुद ही एक ऐसे शहर में रहता हूँ जहाँ पे ये एक बहुत बड़ा मसला है। इसलिए पॉल्यूशन का जो मसला है वो एक बहुत ही लोगों के जीवन से जुड़ी हुई चीज़ है, इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ एक जो दूसरी चीज़ है जिस पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने के लिए बैठे हैं, वो है ग्लोबल वार्मिंग। जो दुनिया का जो तापमान जिस तरीके से बढ़ रहा है, उस तापमान में जैसे जैसे जितनी तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है, तो उसको कम करने के लिए ज़रूरी ये है कि कार्बन एमिशन जो है, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जो पूरे क्लाइमेट में, जो पूरे वायुमंडल का जो तापमान में इजाफा करती हैं, उसको हम कम से कम करें। और इसी के चलते ये जो सारी जो कवायद हो रही है कि हम बैटरी से चलने वाले वाहनों पे फोकस करें, इसमें दोनों ही फ़ायदे हैं। इसमें एक तरीके का जो है, क्योंकि दिल्ली में जो ज़्यादातर जो पोल्यूशन है उसका 40% हिस्सा जो है वो व्हीकल का पोल्यूशन है। तो अगर हम व्हीकल के पोल्यूशन को कम करते हैं तो एक तो हवा साफ होती है, दूसरा हम जब अगर EV में जाते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा है उसको भी हम कम करते हैं। इस पे हम लोग आगे। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। तो संजय जी, मेरा ये कहना है कि सरकार की जो यह योजना है कि वर्ष 2070 तक, और योजना क्या, यह संकल्प है कि हम जीरो नेट इमिशन तक पहुंच जाएं। हाँ।
तो उसमें ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं ये कितने मददगार साबित होंगे? इस पे थोड़ा सा अगर हम थोड़ा और पहले चले तो जैसे मैं बातचीत शुरू करूं कि 2015 से हमको बातचीत शुरू करना चाहिए, क्योंकि 2015 में इस एक पेरिस एग्रीमेंट एक समझौता हुआ था जिसमें दुनिया के तमाम देश, मेरे ख्याल से 200 के करीब देश जो है वहाँ पे शामिल हुए थे। 197 समथिंग जो है इतने कंट्रीज थे जिन्होंने उस पेरिस एग्रीमेंट पे सिग्नेचर किया था। उसके पीछे कारण ये है कि जो तमाम जो स्पेशलिस्ट है, जो एक्सपर्ट है, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उनका ये मानना है कि जितना हम कार्बन एमिट कर रहे हैं, जितना हम ग्रीन हाउस गैसेस पैदा कर रहे हैं, देखिए बहुत बेसिक सी बात है, इंसान में और बाकी जो जानवर हैं उसमें से एक बेसिक अंतर है कि हम लोग जो है हमको ऊर्जा की ज़रूरत होती है। जो बाकी जो जानवर होते हैं उनको हमारी तरह ऊर्जा की ज़रूरत नहीं होती। हमारा कोई भी काम एनर्जी नीड्स के बिना पूरा नहीं होता। ये हमारी ह्यूमन सोसाइटी का एक बेसिक गुण है, एक बेसिक फीचर्स है कि हमको, लेकिन जब भी हम एनर्जी पैदा करते हैं उस एनर्जी पैदा करने में उसके बाई प्रोडक्ट के तौर पे गर्मी पैदा होती है। जब वो गर्मी पैदा होती है तो अगर बहुत ज़्यादा अगर सभी लोग जो है वो बहुत सारा रेलगाड़ियाँ चल रही हैं, बहुत सारे हवाई जहाज उड़ रहे हैं, बहुत सारा बिजली पैदा की जा रही है, तो ये इससे होता क्या है कि बहुत सारे जब हम एनर्जी पैदा करते होते हैं तो बहुत सारी गर्मी भी पैदा होती रहती है। तो पेरिस एग्रीमेंट में 2015 में जो ये जब सारे के सारे देश जुटे, उससे पहले वैज्ञानिकों का ये मानना था, उन्होंने ये सारा, ये आप अगर इसको देखेंगे तो एक लगातार एक बैठकों का एक दौर है जो दुनिया के जो लीडरशिप है वो इस पर कर रही थी। और उनका ये मानना था कि जितना हम एनर्जी के लिए हम जितना कार्बन एमिट कर रहे हैं, जितना हम गर्मी पैदा कर रहे हैं, वो इस साल के अंत तक उस हमारी जो पृथ्वी का जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसमें 3 डिग्री का इजाफा हो जाएगा। अगर हम जिस रफ्तार से गर्मी पैदा कर रहे हैं उस रफ्तार से पैदा होती रही तो फिर किया क्या जाए। 3 डिग्री उन्होंने बताया कि अगर 3 डिग्री तापमान में इजाफा हो जाता है पूरी दुनिया के टेम्परेचर में तो बहुत सारी स्पीसीज ख़त्म हो जाएंगी, बहुत सारे जो ग्लेशियर है वो पिघल जाएंगे, जो ध्रुवों पे जो बर्फ़ जमा है वो पिघल जाएंगी, नदियाँ सूख जाएंगी, समुद्रों में बाढ़ आ जाएगी, जो निचले इलाके हैं वो जलमग्न हो जाएंगे। ये तमाम उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और हम लोग काफ़ी कुछ देख भी रहे हैं कि मौसम चक्र में परिवर्तन हो गया है। इस तरीके से बारिश, जहाँ पे बहुत कम बारिश हुआ करती थी वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। जो तूफ़ान है, जो साइक्लोन है, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली साइक्लोन हो गए हैं, वो पहले से ज़्यादा शक्तिशाली। तो इस तरीके की चीज़ें लगातार हम उसके इफेक्ट देख रहे हैं। तो वैज्ञानिकों का ये कहना था कि इस 3 डिग्री को कम करके हमें धरती के तापमान को 1.5 डिग्री पे सीमित करना है। 1.5 डिग्री से आगे नहीं बढ़ने देना है या 2 डिग्री से आगे नहीं बढ़ने देना है, क्योंकि अगर 3 डिग्री तक बढ़ जाएगा तो बहुत ही खतरनाक होगा। तो उस पर हमको सभी देशों को ये लक्ष्य दिया गया है, सभी देशों ने ये लक्ष्य तय किया है कि हमको अपना जो कार्बन उत्सर्जन है उसको कम करना है। भारत ने ये बताया है कि हम 2070 तक अपना नेट जीरो कर देंगे। हमारा जो कार्बन उत्सर्जन है, यानी जो ग्लोबल वार्मिंग, जो हमारी हिस्सेदारी है दुनिया के तापमान को बढ़ाने में, जो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो हम उसको खत्म कर देंगे। तो हमारी तरफ से ये जो पर्यावरण नष्ट हो रही है, जो धरती, क्योंकि धरती सभी का एक घर है, इसमें कोई बाउंड्रीज, नेशनल बाउंड्रीज नहीं, सभी के लिए। तो हम अपनी तरफ से ये कम कर देंगे। उसमें जो कार्बन उत्सर्जन है उसका एक बहुत बड़ा कारण, या कहा जाए कि सबसे बड़ा कारण, वो फॉसिल फ्यूल है जो कि हम बर्न करते हैं। वो चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो या सीएनजी हो, या तमाम, किसी में कम होता है किसी में ज़्यादा होता है। तो फॉसिल फ्यूल को कम करना है। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट आज पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल है, जो बिजली से चलते हैं, जो ईवीज पे सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। और पूरे दुनिया में लोग अपने ढांचे में, जो उनका परिवहन का ढांचा है, उसमें बदलाव कर रहे हैं। और उसी में हम भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। और भारत सरकार ने इस पे एक लक्ष्य निर्धारित किया और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये तो जो लक्ष्य है भारत सरकार का, उनका ये कहना है कि जो वर्ष 2030 तक, बहुत दूर नहीं है, हम लोग 2024 में, 2024 अब अपने समापन की ओर से, तो इस रिपोर्ट में जो भारत गेन की यह रिपोर्ट है, इसमें इस बात की चर्चा की गई है कि सरकार का ये कहना है कि वर्ष 2030 तक जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं वो लगभग 30% तक ईवी होंगे, 70% तक कमर्शियल व्हीकल्स होंगे
और 80%, 80% तक जो 2 व्हीलर्स हैं और 3 व्हीलर्स हैं वो ईवी आधारित होंगे। तो कृपया ये बताइए कि अगर इतना बड़ा परिवर्तन करने में हम लोग, हमारी सरकार और भारत के लोग सक्षम होते हैं, तो कितना बड़ा फर्क हम लोग डाल सकते हैं पोल्यूशन के चैलेंज में? हाँ, ये सचमुच में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण। जो सरकार ने जो टारगेट फिक्स किया है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट तो जैसे अभी जो है, हम अगर जैसे मैं दिल्ली को एक प्रोटोटाइप लूँ, एक मतलब कहूँ कि एक प्रयोग के तौर पे कहूँ, एक शहर, क्योंकि इस शहर में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं और हमारे यहाँ जो है राजधानी है हमारी देश की। और जो वाहनों का अगर डेंसिटी देखा जाए तो वाहनों की डेंसिटी के मामले में भी ये पूरा दिल्ली एनसीआर का जो क्षेत्र है ये पूरे देश में सबसे ज़्यादा मतलब वाहनों की डेंसिटी है। और 40% तक पोल्यूशन हम इसी के चलते झेलते हैं। तो ये एक बहुत ही कारगर कदम होगा अगर हम वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम कर सकें। तो ये प्रदूषण को भी बहुत कम करेगा, प्रदूषण पे भी इफेक्ट डालेगा उसके स्तर को कम करने में। और जो गर्मी हम पैदा करते हैं, जो वाहन चलता है, जो पेट्रोल जलता है, जो डीजल जलता है, उससे उसके चलते जो गर्मी पैदा होती है उस गर्मी को भी कम करने में मदद मिलेगी। इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक मसला है। अच्छा देखिए, एक बात क्या हुई कि जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आए तो हमारा समाज किसी भी नए प्रयोग को या किसी भी नई चीज को ग्रहण करने में थोड़ा वक्त लेता है, और वो अच्छी बात भी है। जब तक वो टाइम टेस्टेड नहीं हो, तमाम तरह के जोखिमों से रहित नहीं हो, तब तक समाज उसको स्वीकार नहीं करता है। तो जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आए मार्केट में तो सबसे बड़ी समस्या पहले खड़ी हुई कि अच्छा ठीक है, गाड़ी तो खरीद लेंगे, चार्ज कहाँ करेंगे? तो पहले चार्जिंग स्टेशंस की समस्या सामने आई। अब एक दूसरी बात ये हो रही है कि भाई ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएंगे, 2030 तक इतना बड़ा परिवर्तन हम लोग करने में सक्षम हो जाएंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि अब ये बैटरी से चलने वाली गाड़ियां हैं, बड़े पैमाने पर बैटरी का इसमें प्रयोग होता है। तो जो बैटरी का उत्पादन है, उसका रखरखाव है, ये तमाम एक बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के सामने। और ये जरूरी है कि अब इस नए सिरे से इस मुद्दे पर भी विचार करना होगा कि किस प्रकार नई बैटरियों का उत्पादन हो, क्या उनकी रिसाइकलिंग की जाए। क्योंकि एक समस्या ये भी है कि अब ये जो स्थिति है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, वो न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। और आज की डेट में ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज हैं, उनको प्रोवाइड करने में चाइना, हांगकांग वगैरह हमसे कहीं आगे, बहुत आगे हैं, लीडर्स हैं। तो आपका क्या मानना है कि भारत की सरकार को किस प्रकार का सहयोग निजी सेक्टर के साथ करना चाहिए? क्या पॉलिसी में परिवर्तन करना चाहिए? किस तरह के प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए निजी सेक्टर को, ताकि यह जो बैटरी के उत्पादन की, रिसाइकलिंग की जो चुनौती है उससे निपटा जा सके? देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। और सबसे बड़ी चीज़ जो आपने कही, वहीं से हमको शुरू करना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए एक ज़रूरी एक इकोसिस्टम होता है। जैसे जब ये पेट्रोल आधारित जो गाड़ियाँ शुरू हुई तो उसका एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। वो अगर कहा जाए कि पंचर बनाने वाले से लेके और पेट्रोल भरने वाले से लेके और जो जहाँ से वो पेट्रोल आ रहा है, रिफाइनरीज से लेके, और जहाँ ये सारा का सारा पूरा एक इकोसिस्टम का हिस्सा है। तो जब हम जो है जब ईवीज़ की तरफ जा रहे हैं तो ज़रूरी है कि एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम हमारे पास होना चाहिए। और क्योंकि अगर हम इस पे अभी से नहीं सोचना शुरू करते हैं, क्योंकि जो गाड़ियाँ अभी हम सेल कर रहे हैं, अगर जो बैटरी अभी यूज़ की जा रही है वो आने वाले समय में उस बैटरी का समय ख़त्म होगा, उसको रिसाइकिल करने की ज़रूरत होगी। वो बैटरी कहीं कचरा ना बन जाए, वो कहीं इस ऐसा ना हो कि वो पर्यावरण को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो चीज़ हमने शुरू की थी वो दोबारा पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाने लगे। इसके लिए हमको अभी से सोचना शुरू करना होगा। और इसमें कोई मतलब कोई ऐसी बात नहीं है, केंद्र सरकार की तरफ से भी इस पे गाइडलाइंस जारी किए गए हैं और उसमें लगातार अमेंडमेंट और सुधार भी हो रहा है, ज़रूरत भी है उसकी। दिल्ली को हम एक मॉडल स्टेट इसलिए भी कह सकते हैं कि दिल्ली में पिछले 10 सालों में जो लोकल जो ट्रांसपोर्ट है, छोटी दूरी के जो ट्रांसपोर्ट है, उसके लिए बहुत बड़ी संख्या में ई रिक्शा का इस्तेमाल होता है। और मतलब मेरे पास ऐसे आंकड़े तो नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम इस पे कोई सर्वे करें और पता करें तो हो सकता है कि दिल्ली में जो ई रिक्शा चलता है, ई रिक्शा की संख्या सबसे ज़्यादा बड़ी हमारे यहाँ दिल्ली में हो। और ये ई रिक्शा जो है वो
बैटरी से चलते हैं, बैटरी संचालित होते हैं। उसमें पहले जो है वो लेड ओरिएंटेड बैटरीज हुआ करती थी, आजकल लिथियम आयन बैटरीज का चलन शुरू हुआ है और काफ़ी तेज़ी से पॉपुलर हो रही है, जिसके बारे में ये रिपोर्ट भी कहती है। तो हम ये कह मतलब मेरा ये मानना है कि एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो इकोसिस्टम ऐसा है जो जैसे हम कोई भी पॉलिसीज़ जब बनाते हैं तो हम अभी के हम उसको देखते हैं कि हम तात्कालिक तौर पे क्या करेंगे और इसका दूरगामी तौर पे क्या करेंगे और उसका दूरगामी परिणाम क्या होगा। तो ये सोच के हमें जो है उस पे आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, इसमें एक और भी ये रिपोर्ट भी इस बात की चर्चा करती है कि अभी तक कोई ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं हो सका कि भाई जो बैटरियां निकल रही हैं गाड़ियों से, तो उनको कैसे एक जगह जमा किया जाएगा। कि अब जैसे पहले ये संकट ये कंप्यूटर के मामले में हुआ था या तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से हुआ था कि भाई आपके यहाँ अगर कोई बैटरी आपके यहाँ खराब हो गई है तो वो रिसाइकलिंग प्लांट तक कैसे पहुंचे। हाँ, इसका कोई सिस्टम मेरे ख्याल में डेवलप नहीं हुआ है। इस बारे में क्या कहें। हाँ, ये एकदम बहुत ही मतलब जैसे सरकार ने ये कोशिश शुरू की है, सीपीसीबी ने भी जो है ये कोशिश शुरू की है, और उनको ये कहा है कि जो एक्सटेंडेड जो प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो लोग बैटरी बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, या जो लोग बैटरी बेच रहे हैं, या जो उसके ब्रांड ओनर्स हैं, उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाए कि जो बैटरी आपने बनाई है वो बैटरी किसके पास गई है, फिर वो उसने कितने दिन यूज़ किया, और अल्टीमेटली उस बैटरी का हुआ क्या। ये पूरा का पूरा एक साइकिल है जो शुरू जहाँ से चली थी बैटरी, वहीं पे उसको दोबारा आना चाहिए, फिर उसको रिसाइकिल करके उसको जो भी उसका इम्पोर्टेंट चीज़। तो ये लेकिन अभी की स्थिति में देखा जाए तो ज़्यादातर इसका जो काम है वो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो वहाँ पे सिचुएट कर रहा है, वो लोग कर रहे हैं। अब जब जो काम जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है उस पर आप जानते हैं कि उस पर बहुत ज़्यादा निगरानी रखना, और उसको कि वो आदमी कैसा, वो कोई आदमी जो है उसको हथौड़ी से और कुल्हाड़ी से काट के बैटरी को वो डिसमेंटल कर रहा है, या उसमें जो है जैसे इस रिपोर्ट में भी एक बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है कि जो बैटरी है उसमें उस बैटरी की जो केमिस्ट्री है उसके बारे में लेवल पे ही लिखा होना चाहिए। बिल्कुल कि उसमें जो है जो हमारे जो बैटरी है उसका उसके अंदर उसकी जो केमिस्ट्री है उसको सारा का सारा, ताकि उस आदमी को ये पता होना चाहिए कि हमको इसको डिसमेंटल करना है तो किस तरीके से करना है, और इसमें हमें क्या क्या यूजफुल चीज़ें मिलेंगी, कौन कौन सा चीज़ें हैजार्डस है, इसको तोड़ते समय क्या सावधानियाँ बरती जानी चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, और इसमें अमेंडमेंट, इसमें सुधार होना चाहिए। तो ये रिपोर्ट इस मामले में एक महत्वपूर्ण सवाल उठाती है। अच्छा, ये संजय जी मैं एक बात और भी आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जहां तक नई बैटरियों के उत्पादन का सवाल है या रिसाइकलिंग का सवाल है, तो आपको क्या लगता है कि जो सरकार है और निजी क्षेत्र है, दोनों में क्या किसी सिनर्जी की जरूरत आप महसूस करते हैं? क्योंकि इस रिपोर्ट में भी ये बात कही गई है कि एक सिनर्जी होनी चाहिए दोनों में, तभी ये गाड़ी आगे बढ़ पाएगी। क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ, एकदम ठीक बात है, क्योंकि बिना जो है वो मतलब गवर्नमेंट सेक्टर और जो प्राइवेट सेक्टर है दोनों को इस दिशा में मिलके, क्योंकि 2030 तक का जो हमारा लक्ष्य है वो देखिए मतलब ये सुनने में अच्छा लगता है ये, लेकिन ये काफ़ी महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। हाँ, कि इसको कहा जाए कि हमने अपने एक काफ़ी जो है एक मतलब, तो अब अगर हमने इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा अगर हमने पाल रखी है तो हमको उसके हिसाब से बहुत बड़े बड़े स्टेप लेने की ज़रूरत है, और इसमें निश्चित तौर पे जो है वो गवर्नमेंट और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं दोनों को मिल के काम करने की ज़रूरत है, तभी कोई इसका एक समाधान निकल सकता है। एक और भी बात ये है कि कई राज्य सरकारों ने भी अलग अलग नीतियां इस बारे में अपनी बनाई हैं। भारत सरकार निश्चित रूप से उसकी उन्होंने गाइडलाइंस जारी की है। तो मुझे लगता है कि जो विभिन्न राज्य सरकारें हैं उनको भी इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़ेंगे। आप क्या कहेंगे? एकदम ठीक बात है। पहले वैसे तो मतलब मेरा ये मानना है कि इस बारे में पूरी एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, पूरे देश में जो है एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए कि हमारी जो बैटरी है उसका क्या होगा, ये होगा, उसका सारा उस पे लेबल कौन सा होगा, वो कहाँ से चलती है, कहाँ तक जाती है, उसको बेचेगा कौन उसका जो है, और फिर बाद में उसको डिसमेंटल कौन करेगा, उसका रिसाइकलिंग यूनिट कौन सी होगी, जो जहाँ पे रिसाइकिल किया जाएगा उसके लिए क्या क्या
उसके लिए क्या क्या मानक होंगे, ये सारा का सारा एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। किसी खास स्टेट में कोई खास अगर कोई कंडीशन है तो उसके लिए खास जो है वो नियम बनाए जा सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो इसमें जो गुड प्रैक्टिसेस हैं, केवल अपने भारत के नहीं बल्कि दुनिया में ही, जो उसमें रिपोर्ट में इसका भी जिक्र किया हुआ है कि जापान में ये काम कैसे किया जाता है या चाइना में ये काम कैसे किया जाता है या यूरोपियन यूनियन इसके बारे में। तो हमको जहाँ भी जो गुड प्रैक्टिसेस हैं उसको लेके और एक कॉम्प्रिहेंसिव एक जो है एक पॉलिसी बनानी चाहिए और जिसमें एक यूनिफॉर्मिटी भी हो, ताकि हम जो है ज़्यादा अच्छे से इस काम को कर सकें। अच्छा, एक और भी बात समझ में आती है कि इस तरह का जो बैटरी प्रोडक्शन का रिसाइकलिंग का यूनिट लगाने का जहां तक मामला है, तो बहुत बड़ी पूंजी निवेश की जरूरत महसूस की जा रही है। तो आपको लगता नहीं है कि सरकार को निजी कंपनियां, जो लोग भी इसमें आगे आ रहे हैं, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट या जो लोग भी इसमें अपना उत्साह दिखा रहे हैं, उनको उनके लिए किसी खास किस्म के प्रोत्साहन स्कीम की शुरुआत होनी चाहिए या हाँ, हाँ। उसको बढ़ावा देना चाहिए? दोनों ही तरफ से जो है, जैसे जो एक तो जो आदमी ई वाहन यूज़ कर रहा है, एक तो उसको भी एक तरीके का प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि वो अपनी बैटरी अगर वो जो सरकार ने जो निर्धारित कर रखा है, जो ऑथराइज्ड जो रिसाइकलर है उसी के पास लेके जाए। बिल्कुल। इसके लिए उसको भी जो है एक मतलब एक इंसेंटिव इसके पास उसका होना चाहिए कि ये भाई महत्वपूर्ण हाँ, बिंदु है, कि बहुत अगर आप उसको लेके जाओगे तो आपको ये जो है इतने % की छूट मिलेगी या ये होगा। इसी तरीके से जो रिसाइकलर है उसको भी इंसेंटिव मिलना चाहिए, ताकि जो है वो उसका बोझ कम से कम हो, उसको उसके लिए मतलब ऐसा ना हो कि वो परोपकार कर रहा है और उसका घर से उसका जा रहा है, क्योंकि जब तक बिजनेस से फायदा नहीं होगा तब तक वो कोई उसमें आएगा नहीं। तो इसको, इस बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाने की भी ज़रूरत है। तो आपने ये बड़ा अच्छा टर्म यूज किया कि इस बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाने की जरूरत है। इसका एक बड़ा पहलू ये भी है, और ये रिपोर्ट इस बारे में बहुत विस्तार से बताती है कि यह जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का और खासकर बैटरी रिसाइकलिंग का जो काम है, वह इस देश में बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार भी पैदा करने वाला है। ये एक बहुत बड़ा मतलब मैं समझता हूं कि जैसा इसमें बताया गया है कि 10 मिलियन डायरेक्ट मतलब इससे रोजगार पैदा होगा और 50 मिलियन इनडायरेक्ट रोजगार पैदा होगा। तो मुझे लगता है कि रोजगार की दृष्टि से भी ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है। रोजगार के दृष्टि से, क्योंकि जैसे अगर हम देखें तो आने वाले 15-20 सालों में जो पूरा हमारा ट्रांसपोर्ट का जो पूरा सिनेरियो है वो बदलने वाला है। क्योंकि पहले जो ट्रांसपोर्ट का सिनेरियो था वो जो है ज़्यादातर जो है वो पेट्रोल और डीजल बेस्ड था और कुछ जगहों पे वो सीएनजी बेस्ड हो गया। लेकिन आने वाले 15 सालों में, 20 सालों में ये सारा कुछ जो है वो बिजली आधारित हो जाएगा। तो निश्चित तौर पे बहुत सारे नए जॉब क्रिएट होंगे, नया पूरा एक इकोसिस्टम की ज़रूरत है। तो बहुत सारा रोज़गार पैदा होगा, बहुत सारे लोग उसमें लगेंगे। तो ज़रूरत इस बात की है कि जो इस पूरे क्षेत्र में जो क्षमताएँ हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ कैसे करें और लोगों को ज़्यादा रोज़गार में मत, जैसे अगर यही पूरा जो सेक्टर है अगर वो इनफॉर्मल सेक्टर में होगा, जैसे रिसाइक्लिंग का काम अगर वो कबाड़ी वाला ही कर रहा है तो वो एक इसी काम को एक अलग तरीके से करेगा। लेकिन अगर हम इसको एक फॉर्मल सेक्टर में ले आते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में ले आते हैं, तो यही काम ज़्यादा बेहतर तरीके से होगा और उसमें जो रोज़गार पाने वाला है उसको भी ज़्यादा सोशल सिक्योरिटी भी मिलेगी, जो कि ज़रूरी है। तो इसलिए रोज़गार का भी जो क्वेश्चन है वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। तो संजय जी, जैसा कि आप जानते हैं कि मानव सभ्यता के विकास में जो पहिए का आविष्कार है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी हमारे विकास की दृष्टि से। और आज वह पहिया बैलगाड़ी में लगा, फिर अब हवाई जहाज तक लगा, और उस पहिए को लेके अब एक अलग तरह के व्हीकल की बात हो रही है। हम लोग अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जमाने में आ गए हैं। तो खैर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि क्या आप यह मानते हैं कि यदि हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया गया, जैसा सरकार का लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति हुई, तो क्या हम यह उम्मीद करें, क्या हम ये आशा करें कि आने वाले दिनों में न केवल दिल्ली बल्कि देश के तमाम शहरों में जो प्रदूषण का स्तर है वो कम होगा, हवा स्वच्छ होगी, जो इंडेक्स है स्वच्छ हवा का वो बेहतर होगा? क्या हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं? हाँ, निश्चित तौर पे ये जो है ये उम्मीद किया जाना चाहिए और इसको कई तरीके के इसके अलग-अलग पहलू हैं और ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं
वो निश्चित तौर पे जो है वो एक बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ना है। हालाँकि इसमें भी बहुत सारी चीज़ों को सुधार करने की ज़रूरत है, जैसे कि कई बार क्या होता है कि हम जो प्रदूषण है उसको शिफ्ट कर देते हैं। तो शहरों में होने वाले प्रदूषण को जैसे अगर अगर हम जो है ज़्यादातर जो हम बिजली पैदा करते हैं, अगर वो कोयला जला के ही बिजली पैदा की जाएगी, तो वो शहर में और उसी वो जो बिजली पैदा की जाएगी उसी से हम इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज कर रहे हैं। तो भले हम शहरों को प्रदूषण से मुक्त कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे वो बिजली पैदा की जा रही है, जहाँ पे वो थर्मल पावर, वहाँ पे प्रदूषण पैदा होगा। और देखा जाए तो पूरे दुनिया के पैमाने पे देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग पे खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमको जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ हैं उस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ में ही ज़्यादा सस्टेनेबल फ्यूचर है और ज़्यादा अच्छा फ्यूचर है। हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए ज़्यादा अच्छा भविष्य छुपा हुआ है। तो सेकेंड ओपिनियन के इस हिंदी पॉडकास्ट में हिस्सा लेने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे कबीर संजय से एक विशेष रिपोर्ट को लेकर, और हम आपसे भी यह विनती करते हैं, हमारा यह आग्रह है कि इस रिपोर्ट को जरूर पढ़ें, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो बैटरी है उसकी रिसाइकलिंग से जुड़े हुए जो तमाम मुद्दे हैं, तमाम इश्यूज हैं, उनको लेकर इस रिपोर्ट में बहुत विस्तार से जानकारी दी गई है। मुझे पूरा भरोसा है कि यह रिपोर्ट आपको उन तमाम मुद्दों से अवगत कराएगी, और न केवल उन मुद्दों से अवगत कराएगी बल्कि उन समाधान के विकल्पों से भी अवगत कराएगी जो इसके लिए बहुत जरूरी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।